इस टॉपिक में हम राइट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। हम रजिस्टर को इनिशियली इरेज्ड मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट जो रहेगा 0 रहेगा प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का। इनपुट डाटा को हम सभी क्लॉक के लिए 1 कर देते हैं। हम सर्किट डायग्राम देखते हैं राइट शिफ्ट रजिस्टर का। हम 4 बिट का राइट शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं जिसमें चारों डी फ्लिप फ्लॉप जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेते हैं। चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप हैं और सभी को जो है सेम क्लॉक से कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि सभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है एक साथ चेंज होगा। डी इन बराबर 1 हम सभी क्लॉक के लिए कर देते हैं। इस रजिस्टर में जो हमारा डाटा रहेगा वो लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होगा। हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया जाता तब इनिशियली चारों फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो 0 रहता है। हमने पहले ही इस चीज़ को बता चुका है कि इनिशियली जो है हमारा रजिस्टर इरेज्ड रहेगा, मतलब Q3 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 0 रहेगा। हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। इसको करने से पहले हम डी फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल है। जब क्लॉक 0 रहता है तो डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होती है। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होती है। जब पॉजिटिव एज क्लॉक जब प्राप्त होती है तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप इनेबल होता है। जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त हुआ तो डी की वैल्यू अगर 0 है तो
आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है और डी की वैल्यू 1 होती है तब आउटपुट 1 प्राप्त होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट दिया जाता है वही आउटपुट में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है किसी पर्टिकुलर क्लॉक में डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वही प्राप्त होता है जो इनपुट में दिया जाता है। यहाँ D3 Q3 का बार, D2 Q2 का बार, D1 Q1 का बार, D0 Q0 का बार। यहाँ हमने 4 बिट का एक रजिस्टर बनाया है जिसमें 4 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट किया गया है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करेगा। और हमने ये माना है कि इनिशियली जो हमारा रजिस्टर है वो इरेज्ड है। इसका मतलब ये है कि सभी फ्लिप फ्लॉपों का जो आउटपुट है वो 0 रहेगा। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट 0 हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया जाएगा तब Q3 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0 और Q0 की वैल्यू 0 होगी। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 0 इनपुट है और इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 1 इनपुट है। डी इन को 1 हम सभी क्लॉक के लिए रखे हैं। अब जैसे ही हम फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक देंगे, ये वाला 0 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा और ये वाला 1 जो है यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। क्योंकि हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट दिया जाता है वही आउटपुट में प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि Q3 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है, Q2 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है, Q1 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है, Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है। अब सेकंड क्लॉक में देखते हैं। सेकंड क्लॉक के लिए ये वाला 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी, ये वाला 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी और ये वाला परमानेंट 1 जो है इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी। और जैसे ही हमको सेकंड पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है तो ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ रहेगा। तब सेकंड क्लॉक के बाद जो है Q3 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, Q2 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई, Q1 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई, Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि ये 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा और ये वाला परमानेंट 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा। जब हम तीसरा क्लॉक पल्स देते हैं तब ये 0 यहाँ आउटपुट में आएगा, ये वाला 1 यहाँ आउटपुट में आएगा, ये वाला 1 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। तो तीसरा क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, Q2 की वैल्यू भी 1 प्राप्त होती है, Q1 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है और Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं चौथा जब क्लॉक पल्स देते हैं तब आउटपुट क्या होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी और ये वाला परमानेंट 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगी। जब चौथा क्लॉक पल्स दिया जाएगा तो ये 1 जो है यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला परमानेंट 1 जो है यहाँ आ जाएगा। चौथा क्लॉक पल्स के बाद जो है Q3 बराबर 1 प्राप्त हुआ है, Q2 बराबर 1 प्राप्त हुआ है, Q1 बराबर 1 प्राप्त हुआ है और Q0 बराबर 1 प्राप्त हुआ है। अब हम इस वाले ट्रुथ टेबल को लिख लेते हैं। जब फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब Q3 की वैल्यू 1 रहती है, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, Q0 की वैल्यू 0 रहती है। जब सेकेंड
पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 0, Q0 की वैल्यू 0 रहती है। जब तीसरा पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। जब फोर्थ पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब Q3 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1 और Q0 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो डाटा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होती है। हम इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक यहाँ प्राप्त होता है, सेकंड पॉजिटिव एज क्लॉक यहाँ प्राप्त होता है, थर्ड पॉजिटिव एज क्लॉक यहाँ प्राप्त होता है, फोर्थ पॉजिटिव एज क्लॉक यहाँ प्राप्त होता है। फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक। डी इन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल क्लॉक। डी इन की जो वैल्यू रहती है सभी क्लॉक में 1 रहती है। इनिशियली जब फर्स्ट क्लॉक के पहले जो है Q3, Q2, Q1 और Q0 की वैल्यू 0 रहती है। फर्स्ट क्लॉक के पहले Q3, Q2, Q1 और Q0 0 रहते हैं। Q3, Q2, Q1 और Q0 0 रहते हैं। ये फर्स्ट क्लॉक के पहले जो है Q3, Q2, Q1 और Q0 की वैल्यू 0 है। Q31 फर्स्ट क्लॉक के बाद होता है। Q3 जो है 1 होगा, फर्स्ट क्लॉक के बाद 1 होगा और ये सभी क्लॉकों के लिए 1 रहेगा, ये सभी क्लॉक के लिए 1 है। Q21 सेकेंड क्लॉक के बाद होता है, Q21 सेकेंड क्लॉक के बाद होता है। फिर ये Q21 सभी क्लॉकों में रहेगा। Q11 थर्ड क्लॉक के बाद होता है। Q11 थर्ड क्लॉक के बाद होता है और सभी क्लॉक के लिए 1 रहता है। और Q01 फोर्थ क्लॉक के बाद होता है। Q01 फोर्थ क्लॉक के बाद होता है। फर्स्ट क्लॉक के पहले Q3 0 है, Q2 0 है, Q1 0 है, Q0 0 है। फर्स्ट क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 0 है, Q1 0 है, Q0 0 है। सेकेंड क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 1 है, Q1 0 है, Q0 0 है। थर्ड क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 1 है, Q1 1 है, Q0 0 है। फोर्थ क्लॉक के बाद Q3 1 है, Q2 1 है, Q1 1 है और Q0 1 है। तो एक चीज़ देखिएगा कि इनिशियली जो है फर्स्ट क्लॉक के पहले Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 0। तो फर्स्ट क्लॉक के पहले Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 0 0, मतलब 0 0 0 0 है यहाँ 0 0 0 0। अब फर्स्ट क्लॉक के बाद Q3 1, Q2 0, Q1 0, Q0 0।
Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 0, तो यहाँ आएगा 1 0 0 0, जैसे यहाँ 1 0 0 0 आया है। फिर सेकंड क्लॉक के बाद Q3 1, Q3 1, Q2 1, Q1 0, Q0 0, तो सेकंड क्लॉक के बाद आएगा 1 1 0 0, जैसे यहाँ आया है 1 1 0 0। थर्ड क्लॉक के बाद 1 1 1 0 है, तो यहाँ 1 1 1 0, 1 1 1 0। फोर्थ क्लॉक के बाद 1 1 1 1 आया है, तो फोर्थ क्लॉक के बाद 1 1 1 1 1 1 1 1 आया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट रजिस्टर में डेटा लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होती है। थैंक यू।